बच्चों, अपना लेक्चर चल रहा था फर्टिलाइजेशन में 3 पॉइंट अपन ने कवर कर लिए थे। एक तो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, और इससे पूर्व के लेक्चर में अपन ने एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन की बात कर ली थी। आज जो चर्चा करेंगे वो होगा एक्टिवेशन ऑफ एग। एक्टिवेशन ऑफ एग के अंतर्गत जब शुक्राणु का जो एक्रोसोम झिल्ली है वो अंडे के प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आने के पश्चात दोनों जो झिल्लियां हैं आपस में जुड़ जाती हैं, संलयित हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। इस समय जो अंडे के कोशिका द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को अपन सामूहिक रूप से अंडे का सक्रियण या एक्टिवेशन ऑफ एग के अंतर्गत लेते हैं। इसमें जो पहला परिवर्तन स्लाइड में बताया गया है वो है चेंजेज इन कलर या कलर चेंजेज, रंग परिवर्तन। इसके अंतर्गत अंडे की जो सतह है वो येलो से वाइट हो जाती है, पीले से श्वेत रंग की हो जाती है, क्योंकि जो शुक्राणु के संपर्क में आने के पश्चात, मतलब एग जब स्पर्म के संपर्क में आता है तो उसके पश्चात जो फैट होती है वो एक समान रूप से वितरित हो जाती है। तो रंग परिवर्तन की घटना जो शुक्राणु जहाँ से संपर्क करता है उस स्थल से प्रारंभ होती है और समान रूप से फैट जो है वो वितरित हो जाती है, जिससे इसका कलर जो है वो पीले से श्वेत रंग का या येलो से वाइट रंग का हो जाता है। तो पहला जो एक्टिवेशन ऑफ एग के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो रंग का परिवर्तन होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, निषेचन शंकु कहते हैं हिंदी में, निषेचन शंकु का निर्माण। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक्रोसोम के जो तंतु होते हैं ज्यों ही अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आते हैं तो अंडे का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो स्पर्म के संपर्क स्थल की ओर एक कोन का रूप ले लेते हैं। कोन रूपी एक उभार की रचना जो है वो बना लेते हैं, जिसे अपने निषेचन शंकु कहते हैं। इसका आकार शंकु के समान या नियमित रूप से जो कूट पादाब होते हैं उनके समान होता है। और ये जो कोन है ये शुक्राणु को या तो आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से, या पूरा का पूरा एनगल्फ कर जाता है, अपने अंदर निगल लेता है। ये संपूर्ण जो क्रिया है शुक्राणु के अंडे में प्रवेश होने वाली, तो इसमें शुक्राणु पूरा का पूरा प्रवेश नहीं करता। उसका जो मुख्य भाग है, जैसे केंद्रक हुआ, पेरी एक्रोसोमल पदार्थ हुआ, प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है, समीपस्थ तारक काय होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये इतनी चीज़ें ही प्रवेश करती हैं। न्यूक्लियस करेगा, पेरी एक्रोसोमल पदार्थ और समीपस्थ जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, यही प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एग में पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, यानी अंडे के कोशिका जो झिल्ली होती है उसके ऊपर एक कोन बन जाती है और वो कोन जो है शुक्राणु को एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। तीसरा जो एक्टिवेशन ऑफ एग के अंतर्गत पॉइंट है जिसकी अपन चर्चा करेंगे वो है अर्ली चेंजेज आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। जैसे ही शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया होती है कंप्लीट, उसके 3 सेकंड के अंदर अंदर अंडे के झिल्ली में एक पोटेंशियल, अपन कह सकते हैं विद्युतीकृत क्रिया होती है। उसमें मेम्ब्रेन का जो कोशिका झिल्ली का जो विभव है, मतलब पोटेंशियल है, वो -60 मिलीवोल्ट से 10 मिलीवोल्ट तक हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन अपन कह सकते हैं या आयनीकरण हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है, वो एक्चुअल में सोडियम आयन के प्रवेश होने की वजह से हुआ है। जो शुक्राणु के साथ प्रवेश करता है सोडियम आयन, और विद्युतीकरण की जो घटना है एक तरह से अपने न्यूरल स्टिमुलस का
मतलब तंत्रिकीय उद्दीपन के समान होती है। इसमें आयनों में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊं कि अंडे में जो कोर्टेक्स रीजन होता है उसमें जब ये विद्युतीकरण वाली क्रिया होगी, मतलब -60 मिली वोल्ट से 10 मिली वोल्ट का विभव जब उत्पन्न हो जाता है, तो अंडे के कोर्टेक्स में जो कैल्शियम आयन होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। और कैल्शियम आयन की जो सांद्रता बढ़ी, वो अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रदीपी जालिका होती है, वो इस कैल्शियम आयन को निर्मुक्त करती है, रिलीज करती है। और जो कैल्शियम आयन है, इसकी वजह से ही कॉर्टिकल रिएक्शन जो है, जिसको अभी आगे वाले पॉइंट में अपन और डिटेल से लेंगे, वो क्रिया संपन्न होती है कैल्शियम आयन की वजह से ही। तो अंडे के अंदर क्या होता है, पीएच का मान भी होता है वो 0.3 से 0.4 यूनिट तक बढ़ जाता है। और इसका बढ़ने का कारण है सोडियम आयन का अंदर प्रवेश कर जाना और हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन का निष्कासन होना, जिससे क्या होता है जो बाहर वाला जो तरल माध्यम है वो फर्टिलाइजेशन एसिडिक हो जाता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है अपन कह सकते हैं। तो इसके अलावा जो जैसे कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ी और जिससे इसमें जो प्रोटीन का ओरिएंटेशन है उसको भी ये नियंत्रित करता है कैल्शियम आयन। और एग की जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अन्य प्रकार के आयनों के लिए वो परमिएबल हो जाती है। तो सोडियम आयन के आने की वजह से एक तो कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी जो कॉर्टिकल क्रिया के लिए आवश्यक होता है, पीएच का मान बढ़ जाता है 0.3 से 0.4 इकाई तक, और इसकी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसके साथ भी वो जुड़ जाता है। और ये अपने को पता है कि जो साइक्लिक एएमपी की क्रिया है उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो उत्प्रेरित होते हैं, और अंडे में जो आगे जो भी परिवर्धन होना है उसमें मुख्य भूमिका जो है वो एंजाइम जो है ये निभाते हैं। तो ये अर्ली चेंजेस जो हैं जैसे ही स्पर्म का फ्यूजन होता है उस दौरान होते हैं, अर्ली चेंजेस के दौरान। नेक्स्ट इसका जो एक्टिवेशन ऑफ एग में पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, कि कॉर्टिकल क्रिया कैसे संपन्न होती है। इस स्लाइड में विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट्स को बताया गया है कि क्या क्या कॉर्टिकल रिएक्शन के दौरान क्रिया होगी। पहला है कि जहाँ शुक्राणु का जो संपर्क स्थल होता है वहीं से ये कॉर्टिकल रिएक्शन की क्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। और ये जहाँ पे संपर्क स्थल होता है वहाँ पे एक तरंग के रूप में, वेव के रूप में जो संचरित होती है ये क्रिया। तो संपर्क स्थल पर जितनी भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं वो फट जाती हैं, और इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो एंजाइम और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं, बाहर निर्मुक्त हो जाती हैं। दूसरा जो है इसमें कि कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अंडे की प्लाज्मा की झिल्ली के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और कॉर्टिकल कणिका में एक जो एंजाइम होते हैं जो अंडे की पृष्ठ सतह पर जो उपस्थित अपन कह सकते हैं स्पर्मफिलिक जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उसको रूपांतरित कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब ये कॉर्टिकल कणिकाएँ जो ये शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर रहे हैं ताकि इस शुक्राणु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी जो स्पर्म है उसके अंदर प्रवेश न कर सके। तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से ही हो पाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्लाज्मा झिल्ली और जो इसमें वाइटेलिन झिल्ली होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, उसमें उपस्थित जो भी बॉन्ड होते हैं उनको ये ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ देता है। तो जो विटेलाइन झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली जब इसमें बॉन्ड टूट गया तो दोनों स्वतंत्र हो जाती हैं, और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उसके म्यूकोपॉलीसैकेराइड के कारण पानी
का जो है वो ऑस्मोसिस हो जाता है, और जो दोनों विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, और प्लाज्मा झिल्ली और जो विटेलाइन झिल्ली के बीच में जो गैप हो जाता है, एक चौड़ा अवकाश निर्मित हो जाता है, उसको अपन प्री विटेलाइन स्पेस नाम दिया गया है। उसको प्री विटेलाइन स्पेस कहते हैं अपन, या प्री विटेलाइन अवकाश का नाम देते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का। और ये संभव होता है ट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया की वजह से, जो दोनों झिल्लियों के मध्य में उपस्थित जो भी बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देते हैं, और ऑस्मोसिस के कारण उसमें एक तरह से पानी आ जाता है और एक स्पेस का निर्माण हो जाता है। जो कोर्टिकल कणिकाएं हैं, एक अन्य एंजाइम पर ऑक्सीडेज ए की सहायता से जो विटेलिन झिल्ली में उपस्थित जो प्रोटीन होता है टायरोसिन, उनके सिरों के द्वारा क्रॉस का बंध बना लेते हैं। कोर्टिकल कणिका का जो पर ऑक्सीडेज ए एंजाइम है वो विटेलियम झिल्ली पे जो प्रोटीन होते हैं उस पे टायरोसिन के सिरों पर एक क्रॉस का बंध बना लेते हैं, जिससे क्या होती है, विटेलाइन झिल्ली जो होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, और इस विटेलाइन मोटी झिल्ली को ही अब अपन फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन निषेचन झिल्ली कहते हैं। अंत में क्या होता है कि जो प्री विटेलाइन जो अवकाश था, स्पेस था, उसमें एक हाइलाइन लेयर बन जाती है, और जो हाइलाइन लेयर से फ़ायदा क्या है, जो पॉलीस्पर्मी है उसको ये परत जो है हाइलाइन लेयर जो वो रोकती है। इसके साथ साथ एक जो फ़ायदा और है हाइलाइन लेयर का, कि जो आगे चल कर के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, इसमें कोरक खंड बनेंगे, उसको आपस में बांधे रखने का काम जो है ये हाइलाइन मेम्ब्रेन ही करती है। ये जो कोर्टिकल रिएक्शन है, क्रिया है, ये कशेरुक प्राणियों में जिस तरह से सी अर्चिन में होता है उसी तरह से ही मतलब क्रिया संपन्न होती है। कुछ आंशिक रूप से भिन्नताएं जो है कशेरुक प्राणियों में अपने को मिलती हैं। कुछ स्तनधारियों में ये देखा गया है कि शुक्राणु संपर्क के समय जो कोर्टिकल कणिकाएं फटती हैं, उसका पदार्थ प्री विटेलाइन अवकाश में तो आ जाता है, और लेकिन अंत में अदृश्य हो जाता है, और कुछ प्राणियों में कोर्टिकल कणिकाएं पाई ही नहीं जाती हैं, अतः निषेचन झिल्ली का निर्माण ही नहीं होता। लेकिन जो अस्थिल मछलियाँ और मेंढक है, उसमें जो कोर्टिकल कणिकाएं हैं उनमें म्यूकोपोलीसैकेराइड पाया जाता है, और निषेचन के समय जो कोर्टिकल कणिकाएं हैं, पदार्थ जो है वो तरल लिक्विड के रूप में उसमें अपने को मिलता है, प्री विटेलाइन अवकाश में भर जाता है। ये अस्थिल मछलियों और मेंढक में पाया जाता है, और इस अस्थिल मछलियों मेंढक में जो विटेलाइन झिल्ली है वो भी निषेचन झिल्ली में रूपांतरित नहीं होती है। इस तरह से अपन ने अभी तक इसमें कोर्टिकल क्रियाएं और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बात करी। इसके साथ साथ कुछ मेटाबॉलिक एक्टिवेशन भी, एक्टिवेशन ऑफ एग के समय होता है, उसको भी अपन समझ लेते हैं कि निषेचन झिल्ली मतलब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन कोन और जो आयनिक चेंजेज होते हैं, इस समय जो उपापचयिक परिवर्तन होते हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिन इस स्लाइड में भी इन पॉइंटों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे पहला है इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन उपभोग में वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का विखंडन हो जाना, ये भी निषेचन के तुरंत पश्चात जो पॉलीसैकेराइड का विखंडन जो है प्रारंभ हो जाता है, और उपापचयिक क्रियाएं में जो है वो बढ़ोतरी जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, निषेचित जो भी अंडा होगा उसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए है वो सक्रिय होकर प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ कर देता है। इसी तरह से परमिबिलिटी चेंजेज, प्लाज्मा झिल्ली की जो पारगम्यता है वो जल, फास्फेट, पोटेशियम, इथाइलिन, ग्लाइकोल आदि के लिए बढ़ जाता है।
प्लाज्मा झिल्ली की जो एडिनिल साइक्लेज एंजाइम है वो सक्रिय हो जाते हैं और जो 3,5 साइक्लिक एएमपी है उसका निर्माण कर देते हैं। आयनिक चेंजेज होते हैं, अंडे के अंदर विशेष रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। कोएंजाइम में भी चेंजेज होते हैं कि निषेचन के समय जो कोएंजाइम NAD है वो फास्फोरीकृत हो जाता है, यानी उसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है, तो वो ATP से ही जुड़ेगा। तो NAD में एक जब ATP से क्रिया करता है NAD काइनेज की उपस्थिति में, तो NADP बनेगा और एक ADP जो है वो बनेगा। इसी तरह से जो हेक्सोज फास्फेट है, निषेचन के पश्चात इसकी मात्रा भी जो है वो बढ़ जाती है, हेक्सोज फास्फेट की भी। और इन सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं अपन, एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, इन सब जिनका अपन ने जिक्र किया है, इनके साथ साथ माइटोसिस का इनिशिएशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। सूत्री विभाजन का जो इनिशिएशन है वो भी प्रारंभ हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात सूत्री विभाजन की जो क्रिया है, जिसको अपन विदलन कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि निषेचन के पश्चात DNA संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। शुक्राणु के द्वारा निषेचन के समय जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो प्रविष्ट करता है और वही माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण करता है। और इसमें अंडाणु में जो एग में स्वयं का तो सेंट्रियोल होता है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं होता। तो इस तरह से सूत्री विभाजन का जो इनिशिएशन है वो भी एक्टिवेशन ऑफ एग के बिल्कुल अंत में प्रारंभ हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत अपने एक पॉइंट रहता है, उसका जिक्र कर लेते हैं। वो है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। शुक्राणु के संपर्क और भेदन मतलब पेनिट्रेशन और अंडे के सक्रियण के पश्चात, मतलब शुक्राणु ने संपर्क कर लिया, उसमें पेनिट्रेट कर गया एग में, ओवम में, और एग का एक्टिवेशन हो गया। इसके पश्चात क्या होता है कि शुक्राणु के जितने भी अपन कह सकते हैं पार्ट हैं वो अंडे के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राणु की केवल जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो बाहर रह जाती है। और शुक्राणु के प्रवेश के समय जो इसका केंद्रक है वो आगे की ओर रहता है एक्रोसोम के बाद ही, और जो तारकाएँ होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, वो पीछे की ओर होते हैं। तो ये देखा गया कि अधिकांश प्रजातियों में क्या होता है, जो स्पर्म है 180 डिग्री जो है घूम जाता है, प्रवेश करने के बाद 180 डिग्री घूम जाएगा, जिससे क्या होगा, मध्य खंड आगे की ओर और केंद्रक जो है वो पीछे की ओर चला जाता है। और शुक्राणु जो प्रवेश करता है वो एनिमल पोल की जंतु गोलार्ध के द्वारा प्रवेश करता है, और जहाँ से ये प्रवेश करता है उसको अपन पेनिट्रेशन पाथ या प्रवेश पथ भेदन पथ कहते हैं। मतलब प्रवेश पथ कहलाता है या पेनिट्रेशन पाथ भेदन पथ कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, अंडे के केंद्रक से मिलने के लिए वो अपनी दिशा को परिवर्तित करता है। तो ये जो 180 डिग्री घूमा है और अपने दिशा को परिवर्तित किया है इसने, न्यूक्लियस ने, ये पथ जो है वो कॉपुलेशन पथ, संयुग्मन पथ कहलाता है। और जो युग्मनज केंद्रक हैं, जाइगोट के न्यूक्लियस हैं, अंत में एक निश्चित दिशा की तरफ विस्थापित हो जाती हैं। और जो निश्चित दिशा होती है जहाँ पे विस्थापित होती हैं उसको क्लीवेज पाथ कहते हैं। जैसे मैंने इस डायग्राम में ये सारे पाथ बताए हुए हैं, जहाँ से स्पर्म प्रवेश करेगा वो पेनिट्रेशन पाथ है, जहाँ पे ये रोटेट कर जाता है वो कॉपुलेशन पाथ, और कॉपुलेशन पाथ से एक अपन कह सकते हैं जाइगोट के निर्माण के हिसाब से, जाइगोट के न्यूक्लियस के निर्माण के हिसाब से अपने आप को क्लीवेज के लिए तैयार करता है, वो क्लीवेज पाथ कहलाता है। तो मध्य खंड जो है इसमें, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, और इसके बारे में अभी विशेष जानकारी है जो स्पष्ट नहीं है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आए हैं उनका क्या होगा। शुक्राणु की जो केंद्रक झिल्ली है वो नष्ट हो जाती है, और क्रोमेटिन जो हैं उसमें गुणसूत्र हैं, उनका रूप जो है वह समाप्त हो जाता है और एक नए आवरण का निर्माण हो जाता है।
मतलब अंडे के अंदर जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाएगी, क्रोमेटिन का जो गुणसूत्रीय रूप है वो समाप्त हो जाता है और अंडे एक नए आवरण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार नर और मादा के जो प्रोन्यूक्लियाई हैं एक दूसरे की ओर पहले तो गमन करते हैं और शुक्राणु का जो तारक काय है, सेंट्रियोल है, वो विभाजित हो जाता है और एक एस्टर का निर्माण करता है, जैसे मैंने इस डायग्राम में बना रखा है। और दोनों केंद्रकों की जो झिल्लियाँ हैं वो आपस में संलयित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। अंत में जो है वो अपने को द्विगुणित जायगोट जो है वो द्विगुणित युग्मनज का जो है निर्माण हो जाता है। और इस द्विगुणित जो युग्मनज में आगे जो विदलन की क्रिया है, यानी अपन कह सकते हैं माइटोसिस का जो इनिशिएशन है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से ये इनिशिएशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।